बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं। बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर उठे ताजा विवाद की। दरअसल कल राहुल गांधी ने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए स्पीकर की शिकायत करते हुए कहा था कि वो मुझे बोलने नहीं देते हैं, और आज भी वो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, फिर अचानक उन्होंने एडजर्न कर दी लोकसभा और उठ करके चले गए। मैं कुछ कहना चाह रहा था, मुझे नहीं कहने दिया गया, तो उस वक्त वो मामला क्लियर नहीं था। बाद में वो तस्वीरें सामने आई कि अंदर कल हुआ क्या था। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी और एक सदस्य खड़े होकर वो कुछ कह रहे थे, हाउस प्रोसीडिंग में था, और राहुल गांधी पीछे से चलते हुए आते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा था उनके ठीक पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी, और राहुल गांधी आए पार्लियामेंट के अंदर चलते हुए लोकसभा में, और उन्होंने एक किस्म से गाल छू करके प्रियंका गांधी का दुलार किया। जो सब कह रहे हैं कि भाई ये भाई बहन के बीच की बात थी। तो वो एक तस्वीर आई, प्रियंका जी ने फिर उनका हाथ पकड़ा। ये बात हुई थी जिस पर फिर स्पीकर साहब ने एलओपी का नाम लेकर के कहा कि हर किसी को मर्यादित आचरण करना चाहिए सदन के अंदर। सदन में दशकों से हमने देखा है, कभी पिता पुत्री, कभी पिता बेटा, कभी पति पत्नी, तमाम लोग रहे एक साथ सदन के अंदर रहे हैं, लेकिन इस सदन की एक गरिमा है और यहाँ एक मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है और एलओपी से खास तौर पर की जाती है। इतनी बात उन्होंने कही। उन्होंने लोकसभा अर्जन की और वोट करके चले गए। फिर राहुल गांधी बाहर आकर के वो बोले थे। तो मैं आपको वो अंदर जो स्पीकर साहब ने बोला और उसी के साथ वो तस्वीर है। दरअसल बीजेपी ने वो तस्वीर पूरी जो है, अमित मालवीय जो सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने कि वो तस्वीर पूरी डाली सोशल मीडिया पर। तो वो तस्वीर, स्पीकर साहब का कमेंट और राहुल गांधी ने बाहर निकल कर जो बोला। अच्छा, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जाकर के स्पीकर से उनके कमरे में मिला और उन्होंने बाहर निकल कर कहा कि हमें तो पता नहीं चला उनको एतराज किस बात पर था, किस बात पर उन्होंने आपत्ति की, ये बात समझ से परे है हमारे। तो वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए, सारी बात आप खुद समझ जाएंगे। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखे। स्पीकर उठ के एकदम निकल गए, मुझे एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूं, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत लो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पता नहीं ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है। लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है, तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं, विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता। ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं, और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी। ये दो अलग अलग बातें हैं, विपक्ष को ना बोलने देना और ये जो तस्वीर आपने देखी, इस पर स्पीकर का अपनी नाराजगी जाहिर करना। अच्छा, बीजेपी ने जो अमित मालवीय ने इस पर पोस्ट किया वो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इट इज डिसग्रेसफुल
that the Lok Sabha Speaker has to remind Rahul Gandhi, the leader of opposition, about basic parliamentary decorum. ये शर्मनाक है कि स्पीकर को उनको बेसिक पार्लियामेंट्री डेकोरम के बारे में बताना पड़ा. The fact that Congress has imposed this puerile man upon us is truly unfortunate. ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हमारे ऊपर ये बचकाना आदमी थोप दिया है. ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है. अब क्या कहें, जो तस्वीर है आप सभी के सामने है. हर्षवर्धन जी, ऐतराज करने लायक कुछ था इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर ऐतराज करने लायक है. और उस पक्ष पर हमने कल भी बात की थी कि अगर नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है या जो सदन के अध्यक्ष हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को भी पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, जनता के हितों को उठाने का, सरकार को टोकने का, सरकार को घेरने का. लेकिन ऐसा नहीं होता है ना कि मान लीजिए कोई मंत्री हो गया और उसके परिवार का कोई बैठा है, तो वो अगर सवाल जवाब भी करेगा तो माननीय मंत्री जी से शुरू करेगा. कभी ये मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी बहन नहीं करेगा. नंबर 1. नंबर 2, ये राहुल गांधी का जो वीडियो आया, और पहले भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये उनके घर की डाइनिंग टेबल नहीं है, ये उनके घर का गार्डन या लॉन नहीं है, ये भारत का लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर संसद है. यहां इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? और ये सचमुच बचकानापन है, ये बहुत हल्कापन है. मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी इससे वो बात पुख्ता करते हैं जो कई बार लोग कहते हैं भाई सब तो ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर राजनीति ही नहीं, नेता का गुण ही नहीं है. आज तक ये समझ ही नहीं पाया. और 20 साल बड़ा लंबा समय होता है. 2004 में सांसद बने थे, 2025 आ गया, 20 साल पूरे हो गए. उसके बाद भी अगर ये संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को नहीं और लोकसभा अध्यक्ष को टोकना पड़ जा रहा है, तो फिर तो बड़ी खराब स्थिति है. ये टोकने लायक और आपत्तिजनक बात थी, आप ये कह रहे हैं. 100% इसमें कोई संदेह. बीजेपी कह रही है ये बचकाना आदमी थोप दिया हमारे ऊपर, राहुल गांधी एलओपी के तौर पर. देखिए, अब राहुल गांधी के बारे में आप लोकसभा में आप कार्रवाई चल रही है, आप आंख मारते हो. उन्होंने एक बार आंख भी मारी थी जब बड़ा उसका विवाद हुआ था. फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चले जाते हैं, गले मिलते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गले मिलने और गले पड़ने में आज फर्क समझ में आया. उस समय गले मिलने आप चले जाते हो. और राहुल गांधी का एटीट्यूड आप देखिए, 25 साल से, जब से 20 साल से ज्यादा हो गए लोकसभा के अंदर, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है. और राहुल गांधी की पार्टी के लोग भी रहे. प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनका बेटा वहां पर सांसद था. क्या कभी ऐसा हुआ कि उनके पिता राष्ट्रपति है? ऑब्जेक्शनेबल, बहुत ऑब्जेक्शनेबल है सर. आपको समझना चाहिए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, भाई बहने माँ बेटे रहते हैं. कई स्पीकर साहब ने कहा कि कई हुआ है कि माँ बेटे रहे, माँ बेटी पार्लियामेंट के अंदर रहे, पति पत्नी रहे, पिता पुत्री रहे. क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से उन्होंने बिहेव किया हो किसी के साथ? 5 साल प्रणब मुखर्जी रहे, उनका बेटा वहां से कांग्रेस कह रही है भाई, ये आप पार्लियामेंट में कैसा बिहेव रहता था? क्यों बना रहे हो? एक नॉर्मल सहज जस्चर के तौर पर आप इसको देखें राहुल गांधी का अपने बहन के प्रति, उसको इतना बड़ा विवाद क्यों बना? दो अलग अलग विषय, हम दोनों विषय को एक साथ जोड़कर देख रहे हैं. मैं इसको दोनों को अलग अलग विषय मानता हूं. जो व्यवहार है उसे आमतौर पे कोई अच्छा व्यवहार तो नहीं मानते, क्योंकि संसद में एक परंपरा होती है जिस तरह से चलते हैं. और जैसे अभी जिक्र भी किया, पहले विंग किया था उन्होंने, वो तो खैर आज साथ नहीं है, मुझे डर लग रहा है फिर ऐसा कुछ तो नहीं होगा. खैर वो तो नहीं हो रहा, लेकिन जो व्यवहार है वो संसदीय व्यवहार के सीमा में नहीं आता, संसदीय आचरण में. लेकिन उसका तरीका है जिसका जिक्र स्पीकर साहब ने किया, उसके तहत कार्रवाई कर ले, ठीक है. लेकिन मसला इससे बड़ा है. ये मसला तो है, मतलब इसमें कोई इसको एंडोर्स करेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है. लेकिन क्या विपक्ष के नेता यदि ये टिप्पणी कर रहे हैं, अगर वो सच है, तो ये गंभीर मसला नहीं है कि वो कहते हैं कि हमें विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता हाउस में. ये गंभीर मसला है ना. और ये घटना तो कल की है या परसों की, जब भी मुझे जानकारी नहीं. उससे पहले उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 दिन से ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं बोलने दिया जाता, या जब भी मैं बोलना चाहता हूं तब भी बोलने नहीं दिया. और इस घटना पर भी जब स्पीकर ने अपनी व्यवस्था दी है, उसका अधिकार उनके पास है, तब भी राहुल गांधी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखें. अधिकार क्या है मैं जानना चाह रहा हूं. मतलब एलओपी जब चाहे बात कह सकता है अपनी, वो तो अलग है. मैं इस घटना की भी बात कर रहा हूं कि इस पर भी उनको बोलने का अधिकार है ना. आपने कोई व्यवस्था दी है तो उस पर भी एक सदस्य को अधिकार है. अब दूसरी बात एलओपी को ले, तो एलओपी का कन्वेंशन क्या है, हाउस का क्या कन्वेंशन है पार्लियामेंट का, कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों लोग. लीडर ऑफ द हाउस हमेशा प्राइम मिनिस्टर नहीं होते. जैसे अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जेपी नड्डा साहब है. ऐसे ही मनमोहन सिंह जब थे तो वहां पर नहीं थे, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस. तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जब भी बोलना चाहें तब उनको मौका दिया जाता है. ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कभी भी. और उसमें रूल्स को आप नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री ने जब बोला है, जैसे ये बात हुई थी अभी मैं बताऊं कुंभ पर, ये झगड़ा क्यों हुआ अभी ताजा, कि प्रधानमंत्री जी ने कुंभ पर बयान दिया. हाँ. अब उसमें व्यवस्था यह है कि प्रधानमंत्री किसी चीज पर बयान दे रहे हैं तो उस पर सवाल जवाब नहीं होता. ये व्यवस्था है, ये कानून कह रहा है, उनका नियम कह रहा है,
ठीक है, लेकिन विपक्ष के नेता के पास ये मौका है कि उसके पास अधिकार है कन्वेंशनल कि भाई वो खड़ा होकर अपनी बात तो कर सके, तो उसको वो बात करने का मौका नहीं मिल रहा। तो आपको राहुल गांधी की शिकायत जायज लग रही है इसमें? राहुल गांधी की शिकायत यदि ऐसी है तो गंभीर है, जायज नहीं है। गंभीर बात। ओके, दिल्ली जज और कैश कार्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दूं, जो जांच कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की, वो दिल्ली के फायर सर्विस के डायरेक्टर का बयान रिकॉर्ड कर रही है। अतुल गर्ग दिल्ली के फायर सर्विस के चीफ हैं, उनका बयान इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। अतुल भाटिया इस खबर पर आपको और अपडेट दे रहे हैं। जी अतुल, बताइए। अतुल, कमेटी ने अपना काम जो है वो तेजी से शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने उस प्रमाइसिस में जज के घर पर जाकर के मुआयना किया था। कल दिल्ली पुलिस की टीम वहां भेजी गई थी और अब दिल्ली फायर सर्विस के चीफ का बयान रिकॉर्ड हो रहा। अच्छा, इनके बयान को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन भी रही जब ये सारा मामला सामने आया कि इन्होंने कहा कि देखिए सौरभ, हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं कि कहा जो है हरियाणा गेस्ट हाउस है चाणक्यपुरी के अंदर, और इसके अंदर जो तीनों जजेस हैं, वो जो जांच कमेटी है वो यहाँ पर हैं जजेस। और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले अतुल गर्ग जो कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके बयान जो है वो कमेटी अब दर्ज कर रही है, और जो तीनों जो जजेस हैं वो तीनों जजेस जो है वो यहीं पर ही कैंप किए हुए हैं। तो एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि जो तीनों जजेस हैं वो यहाँ पर है। अतुल गर्ग जो डायरेक्टर फायर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके बयान जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS सांदावालिया, और इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन जो है वो यहाँ पर मौजूद है इसी हरियाणा गेस्ट हाउस में जो कि चाणक्यपुरी में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी काफिला जो है वो जजेस का यहाँ पर है। और दिल्ली फायर सर्विस के जो डायरेक्टर है अतुल गर्ग, वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। ये उनकी गाड़ी है, इसी गाड़ी से जो अतुल गर्ग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो तीनों जजेस की जो कमेटी है उस कमेटी के आगे अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। जिस तरीके से 14 मार्च की रात को जस्टिस वर्मा के घर पर जो घटना हुई, उसके बाद से लगातार जो है वो लगातार ये बात हो रही थी कि जो जांच कमेटी है वो जल्द से जल्द जो फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब अतुल गर्ग जो है वो यहां पर पहुंचे अब से कुछ देर पहले। उनके बयान जो है वो यहां दर्ज किए जाएंगे, और उसके बाद क्या पूरी घटना हुई, क्या फायर कर्मियों को वहां पर मिला, ये तमाम चीजें जो है वो अतुल गर्ग से यहां पर पूछताछ जो है वो की जा रही है। और मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं कि ये जो जजेस की जो गाड़ियां हैं, जो तीनों न्यायाधीश हैं, उनका ये गाड़ियों का काफिला है। आप देख सकते सबसे आगे जो नंबर है वो कर्नाटक नंबर की गाड़ी है, और जो कर्नाटक के जो चीफ जस्टिस हैं वो यहां पर मौजूद है। तो तीनों जजेस की जो कमेटी बनाई गई थी वो यहां पर कैंप की हुई है। एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं कि जिसका पता ठिकाना सब ढूंढ रहे थे कि आखिर ये तीनों जजेस कहां, ये कमेटी कहां बैठी हुई है। तो हरियाणा जो भवन है चाणक्यपुरी का, वहां पर ये पूरी कमेटी है। जांच जो है आगे बढ़ गई है, इसका मतलब है अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे पुलिस जो है वो किसी मौके पर पहुंचती है तो वो दर्ज करती है अपने रिकॉर्ड में कि वहां क्या हुआ, क्या देखा, क्या पाया। क्या फायर वालों का भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता होगा क्या सर? बिल्कुल, उसमें नुकसान और ये सब लिखाया जाता है ना, क्योंकि आप देखते होंगे फायर ब्रिगेड का जब प्रेस विज्ञप्ति भी आती है तो किसी भी आके, मतलब जज साहब का ही नहीं, वैसे भी बताते हैं भाई इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब हुआ है, वो सारा जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, और ये डायरेक्टर साहब का तो बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके ही एक अधिकारी जब बता रहे हैं कि भाई वो जल गए हैं, महात्मा गांधी को आग लगी हुई है, या जो फायर के बिखरे हुए नोट देखे, कंफ्यूजन भी रही जब वो खबर आई अखबार में पहले दिन 22 तारीख को, 21 तारीख को, कि उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने कहा कि पैसा मिला वहां पर या नहीं मिला। उसमें इनकी तरफ से आया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया। ठीक है, लेकिन अब तो उससे आगे बात बढ़ गई। अब उनको जज साहब के इनको तो मालूम होगा ना, इनको मालूम है ना वहां क्या मिला था। नहीं, लेकिन सर वहां जिस दिन रात को आग लगी थी, डायरेक्टर साहब तो नहीं गए थे ना, फायर ब्रिगेड की टीम गई थी। तो डायरेक्टर साहब के साथ फायर ब्रिगेड की टीम, जो लोग वहां उपस्थित थे, उनको साथ में बुलाना चाहिए था ना बयान के लिए। उन्होंने अपने बॉस को बयान दिया। आप बॉस ले रहे हो, बॉस तो वही बोलेंगे ना कि मेरे अधीनस्थ ने मुझे क्या बताया। ये सामने क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा कि जो वहां पर उपस्थित था उसने जो बयान दिया है। सर ये तो प्रक्रिया पर इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना कि उन फायर ब्रिगेड के लोगों ने अपने चीफ को तो सच बताया। लेकिन प्रक्रिया धीरे कितने चल रही है। कल आप जज साहब के पास जाके उनका बयान दर्ज करते हो, 24 घंटे बाद आप कर रहे हो। मुझे लगता है कल आपने सुबह जब जज साहब का लिया, कल शाम को फायर ब्रिगेड का भी बयान लेना चाहिए था। एक दिन में अगर आप एक बयान दर्ज करेंगे तो मुझे लग रहा है ये प्रोसेस बहुत धीरे हो रही है।
कमेटी को ज्यादा तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि इस मामले में हुआ क्या था। उन्हें जितना धीरे प्रोसेस करेंगे, मुझे लग रहा है उतना न्याय मिलने की संभावना कम होती चली जाएगी। मैं आपसे अंत में एक खबर की और चर्चा कर लूं। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में इस वक्त कुछ रीपोजिशनिंग चल रही है। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन था वहां पर, लेकिन वो गठबंधन टूट गया था। अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईएडीएमके के ई पलनीस्वामी, वो कल आए थे दिल्ली, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। आज बीजेपी के जो चीफ हैं वहां के के अन्नामलाई, वो भी दिल्ली आ रहे हैं, और जो खबर आ रही निकल के वो ये कि ये समझौता दोबारा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये स्टालिन और डीएमके के लिए कितनी बुरी खबर है। और इसमें कुछ शर्तें भी एआईएडीएमके ने रखी हैं, वो भी मजेदार है। पहले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होगा या मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारा होगा, चले समझ में आता है, वो बड़ी पार्टी है वहां की। दूसरा उन्होंने शर्त ये रखी है कि बीजेपी हमारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी। ये बड़ी विचित्र बात है कि एआईएडीएमके को एक शर्त रखनी पड़ी है। तो क्या तमिलनाडु में समझौता हो रहा है? बड़ी सीधी सी बात है कि जिसका घर मजबूत रहेगा उसके घर में कोई दखल नहीं दे सकता। ये समाज में भी, परिवार में भी और राजनीतिक दल में भी बड़ी दुरुस्त सी बात है। अगर घर टूटेगा तो पंच बिठाने पड़ेंगे। पंच कौन होता है? जो आपके आसपास होता है। तो अगर सहयोगी दल है तो आपको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। और वहां तो दोनों, जिसको कहते हैं कि पलनीस्वामी और जो दूसरे पनीरसेल्वम, तो दोनों के दोनों जो है वो तय कर चुके हैं। कोई पार्टी तो इन्हीं के पास है। मूल बात यह है कि क्या तमिलनाडु की जमीन इतनी बदल गई है कि पेरियार पर हमला करके के अन्नामलाई, कि सनातन के खिलाफ जो डीएमके ने किया उस पर लड़ाई लड़ते हुए, भाषा विवाद पर एकदम चढ़ के भारतीय जनता पार्टी वहां राजित कर रही, सिग्नेचर कैंपेन चला रही, उसके बावजूद वहां एआईएडीएमके आ रही। क्या पॉलिटिक्स, क्या एआईएडीएमके बीजेपी अगर जुड़ते हैं तो क्या ये एक पोटेंट फोर्स है डीएमके के खिलाफ? जाहिर है, यदि तमिलनाडु की आप राजनीति लोग कहते हैं एआईएडीएमके बिल्कुल हाशिए पर चलेगी। हाशिए पर चलेगी, लेकिन फिर भी तमिलनाडु में एक दो मजबूत पार्टियां हैं, दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। और जैसे डीएमके का घर बना हुआ है करुणानिधि के जाने के बाद भी, लेकिन जयललिता के जाने के बाद वो पार्टी टूट गई, कमजोर हो गई। लेकिन इतनी कमजोर नहीं है कि आप उसको एक तरह से बिल्कुल बाईपास कर दें या इग्नोर कर दें। और भारतीय जनता पार्टी यदि उनके साथ फिर से आते, अन्नामलाई साहब की वजह से पिछली बार नहीं हो पाया था, क्योंकि अन्नामलाई साहब तमिल का मामला जो है, जिस तरीके से स्टैलिन तमिल का मामला उठा रहे हैं, क्या एआईएडीएमके की इतनी ताकत है कि वो हिंदी को ये बोलेगा कि हिंदी यहाँ पे लागू की जाए? नहीं, वो तो अलग है, एक अलग लेवल पर जा चुकी है। लेकिन इसमें समझिए ना समीर जी, तमिल सौंदरराजन का बयान आ रहा है कि भैया योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत कहा है। के अन्नामलाई कह रहे हैं कि यूपीए में तुम साथ थे कांग्रेस के और मैंडेटरी थी हिंदी, अब तो मैंडेटरी नहीं, अब तो ऑप्शनल है। तो एक तरह से वो उस पिच पर जाकर बहुत एग्रेसिव बहुत होते हैं पॉलिटिकल लीडर। अभी तो वक्फ बोर्ड पर भी, वक्फ की बिल पर भी नीतीश कुमार के साथ तमिलनाडु का चुनाव भी इंटरेस्टिंग होगा इस बार, और बीजेपी को भी लगता है कि उसने अपनी एक जगह वहां पर बना ली। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।